चैप्टर 16 समुद्र में उड़ा दिया गया। आज शाम सूर्यास्त से ठीक पहले कटाफा समुद्र तट पर खड़ा था और लामिनाई के बेटे तायोफा का इंतजार कर रहा था। वे चट्टान के पार पालू के लिए मछली पकड़ने जा रहे थे। वह तीर की तरह सीधी खड़ी थी, केवल ड्रैकेना के पत्तों की एक कमरबंद के अलावा नग्न। उसकी आंखें लेगून के पानी को देख रही थीं जहां सीगल मछली पकड़ रहे थे। पास में ही कुछ स्थानीय लड़कियां एक डोंगी को उतारने में मदद कर रही थीं जो दक्षिणी समुद्र तट से आई थी, और जब वे काम के बारे में बात कर रही थीं और हंस रही थीं, तो चपटी नाक वाली और सीधी सादी, मांसल और जीवन के आनंद से भरी हुई, वे अपनी सुंदरता के भोर में स्पेनिश लड़की से सबसे अजीब विपरीतता बना रही थीं। दुबली पतली, एक युवा ताड़ के पेड़ की तरह सुंदर, कटफा शरीर की तरह ही आत्मा में भी दूसरों से अलग थी। ले हुआन का काम अच्छी तरह से किया गया था और परिणाम आश्चर्यजनक था, क्योंकि काटाफा सभी अन्य मनुष्यों से अलग खड़ा था, जो तामिनान के रहस्यमय आकर्षण से घिरा हुआ था। कोई उसके बारे में कह सकता था कि यहाँ एक जीवित, सांस लेने वाला इंसान था जो फिर भी मानवता से अलग था। उसके शरीर की हर हरकत, उसकी नज़र, उसकी हंसी, एक गैर जिम्मेदार, विचारहीन, एक पक्षी की आत्मा की तरह हल्की आत्मा की बात करती थी। वह जो अपने द्वारा खाए गए भोजन, जिस जमीन पर वह चलती थी और जिस पानी में वह तैरती थी, के अलावा कुछ भी नहीं छूती थी, जिसने बहुत पहले स्पेनिश जहाज की त्रासदी के बाद से कभी किसी जीवित चीज को नहीं पकड़ा था, वो उन कनक लड़कियों में से सबसे कमजोर जीवन को पाने में विफल रही थी जिनके बीच वह बड़ी हुई थी, लगभग जानवर, फिर भी स्नेह में मानवीय और खुशी, उम्मीद और डर के सामान्य बंधनों से एक साथ बंधे हुए। जिस भयानक कानून के तहत कटफा रहती थी, उसका सबसे अजीब प्रभाव डर के प्रति उसकी असंवेदनशीलता थी। क्षतिपूर्ति के प्राकृतिक नियम ने एकाकी व्यक्ति को निर्भयता और अकेले खड़े होने की शक्ति दी, और जिसे आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसे आत्मा की हल्कापन और पक्षी की स्वच्छंदता, हवा से हिलते हुए फूल की गैर जिम्मेदारी दी। कटफा उसका नाम सही था। जब वह वहां खड़ी थी, उसका मन लेगून के सूर्यास्त रंगीन पानी में फ्रिगेट पक्षियों के साथ घूम रहा था। ओहे कटफा, वह तायोफा था, 16 साल का और एक वयस्क की तरह मजबूत। वो एक बड़ी टोकरी लेकर जा रहा था जिसमें खाने का सामान और कई बच्चे नारियल पी रहे थे, रस्सी और चारा। उन्हें ले जाने वाली नाव समुद्र तट पर पड़ी थी, पानी उसके पिछले हिस्से को धो रहा था, और उन दोनों के बीच में वे रवाना हो गए, तायोफा अनुकूल पश्चिमी हवा को पकड़ने के लिए पाल को ऊपर उठाता हुआ। काटाफा ने चप्पू से नाव को आगे बढ़ाया। ज्वार कम हो रहा था और जैसे ही डूबता हुआ सूरज दूर अदृश्य पश्चिमी चट्टान को छू रहा था, उन्होंने नाव को पार कर लिया। यहाँ पर उन्हें लहरों का सामना करना पड़ा और रात के विपरीत बहती हवा तथा पाल पर सूर्यास्त के अंतिम क्षण के साथ वे मछली पकड़ने वाले तट तथा 40 फैदम पानी की ओर बढ़ गए, जो उत्तर पूर्व में 3 मील की दूरी पर स्थित था। कैरोलिन का पानी 1 मील गहरा है, फिर तट की ओर गहराई बदलती है। समुद्र का तल सतह से 40 फैदम के भीतर सीढ़ीनुमा चरणों में ऊपर उठता है। न तो कटफा और न ही उसका साथी कुछ बोल रहा था, या फिर कभी कभार ही कुछ बोल रहा था। घुमावदार मोड़ पर गाड़ी चलाने के लिए सावधानी की जरूरत थी, क्योंकि अगर घुमावदार मोड़ बहुत नीचे चला जाए तो दुर्घटना हो सकती थी। जहां तक तायोफा का सवाल है, वह टैकल, लंगर जो कि बस मूंगे का एक टूटा हुआ टुकड़ा था, और लंगर की रस्सी की मरम्मत में व्यस्त था। स्पेनिश जहाज कैरोलिन के लिए वरदान साबित हुआ था। जलने और डूबने से पहले स्थानीय लोगों ने उसे लूट लिया था। तायोफा जिस रस्सी को संभाल रहा था, वह उसके चलने वाले रस्सियों के एक हिस्से से बनी थी जिसे बिना बुना और फिर से घुमाया गया था। मछली पकड़ने के हुक उसके कुछ धातु से निकाले गए थे। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वह झुका हुआ, सोच में डूबा हुआ, उसकी आंखें सूर्यास्त के अंतिम रंग पर टिकी हुई थीं और फिर बाहर निकलते सितारों की ओर उठीं। 3 दिन पुराना चांद आधा झुका हुआ था, जैसे कोई नाव खड़ी लहर पर चढ़ रही हो। उसकी रोशनी लहरों पर टपक रही थी और आउटरिगा स्पून को चांदी में बदल रही थी। एक आखिरी मछली पकड़ने वाला पक्षी उनके पास से गुजरा और जमीन की ओर बढ़ रहा था, और अब जैसे कि चार्ट, कंपास और साउंडिंग लीड द्वारा उनकी स्थिति के बारे में आश्वस्त हो गया हो, पाल को हिलाया गया और लंगर गिराया गया।
नाव लहरों की ओर झुकी हुई थी। जब लड़का मछली पकड़ रहा था, लड़की अपने पास एक भारी कुल्हाड़ी लेकर देख रही थी कि कैसे पालू को पकड़कर वह अचेत हो जाती है। दूर से हवा के साथ आती हुई चट्टान की आवाज आ रही थी, रात के विस्तार से एक भ्रमित अनिश्चित बड़बड़ाहट, जिसका उत्तर केवल तख्तों पर पानी के थपथपाने से मिलता था, क्योंकि उत्तर की ओर बहने वाली धारा लंगर की रेखा को खींच रही थी। 1 घंटा बीत गया, जिसके दौरान मछुआरे ने कुछ छोटी मछलियां खींच ली, जबकि लड़की, जो अब नाव के डंडे पर बैठी थी, समुद्र को रात के बाद बहते हुए और लंबे लयबद्ध स्तंभों में सितारों की तरह चमकते हुए और लंगर की रस्सी पर लहराते हुए देखती रही। मछलियां जहां डाली गई थीं, वहीं पड़ी रहीं, जैसे चांदी की छड़ें कभी कभी जीवन में उछलती हैं, जबकि हवा में कैरोलिन का अदृश्य समुद्र तट अभी भी मूंगे पर टूटने वाली लहरों की सरसराहट भेज रहा था। पालू नहीं आए हैं, तायोफा ने कहा, लेकिन कौन जानता है, वे भोर से पहले आ सकते हैं। कुछ न होने से तो यही बेहतर है, लड़की ने कहा, लेकिन यह पालू नहीं है। ओहे तायोफा, हमें बड़े चांद का इंतजार करना चाहिए था। मछुआरे ने कोई उत्तर नहीं दिया और लड़की अपने में खो गई, एक ऐसा सन्नाटा जिसे केवल दूर समुद्र तट ने तोड़ा। घंटों बीत गए और फिर आखिरकार इनाम मिला। रस्सी खत्म हो गई और लड़का लड़की को डोंगी को स्थिर करने के लिए बुलाता हुआ, खींचता हुआ आगे बढ़ता रहा, जब तक कि धनुष लंगर की रस्सी को पार नहीं कर गया। कभी पीछे की ओर टेढ़ा मेढ़ा, कभी वे इसे सतह के नीचे लड़ते हुए देख सकते थे और कभी तारों से जगमगाते पानी को झाग में बदल रहे थे। ये लगभग पास ही था और तायोफा अपने साथी को हमला करने के लिए तैयार होने के लिए चिल्ला रहा था, जब अचानक रात काली हो गई, तूफान उन पर हावी हो गया। उन्होंने यह नहीं देखा कि ये दक्षिण से आ रहा है। बारिश की तेज बौछार और तेज हवा ने उन्हें एक झटके में ही अपने आगोश में ले लिया। तायोफा ने रस्सी को नीचे गिरा दिया और अपना वजन नाव के बाहरी हिस्से पर फेंक दिया, जबकि लड़की ने सहज रूप से और तुरंत ही मॉल को नीचे गिरा दिया और स्टीयरिंग पैडल पर पीछे की ओर उछल गई। उसका विचार डोंगी को समुद्र की ओर रखना था, लेकिन लंगर की रस्सी अलग हो गई थी और डोंगी नाव को किनारे पर लाने के बजाय किसी रहस्यमय तरीके से तूफान के सामने उछलती हुई लहरों की ओर भाग रही थी। यह पालू था। रेखा का अंत धनुष से बंधा हुआ था और उत्तर की ओर जाती हुई बड़ी मछली उन्हें खींच रही थी। फिर बारिश की आखिरी जोरदार बौछार के साथ तूफान गुजर गया और तारे दिखाई दिए, जिससे समुद्र में उथल पुथल मच गई और तायोफा चला गया। वह आगे की ओर की दीवार पर था और समुद्र उसे ले गया था, न कोई निशान और न ही कोई आवाज। संभवतः डोंगी ने उसे रौंद दिया था, उसे पता नहीं था, न ही उसे परवाह थी। तायोफा उसके लिए एक जानवर से भी कम था और उसे निगलने वाला समुद्र उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। किसी चीज ने उसे चाबुक के प्रहार की तरह मारा। यह मस्तूल पाल की चादर थी जो ढीली हो गई थी। उसने उसे पकड़ लिया, उसे बांध दिया और फिर जैसे ही पाल हवा के सामने भर गया, उसने नाव को मोड़ दिया। पालू ने रस्सी के ढीलेपन को महसूस करते हुए उनके रास्ते के समकोण पर एक तेज दौड़ लगाई। उसने देखा कि रस्सी स्टाबोर्ड की ओर खींच गई है और धनुष को घुमाए जाने से पहले उसने चप्पू से जवाबी हमला किया। फिर रस्सी ढीली हो गई, या तो ये टूट गई थी या मछली कांटे से निकल गई थी। फिर उसने नाव को आगे बढ़ाया। बड़ी बड़ी लहरें उसके पीछे पीछे आ रही थीं और तेज हवा पालों को भर रही थी। उस समुद्र में मुड़ना असंभव था और दक्षिण की ओर धनुष के साथ भी वह एक ही चप्पू और उस अनाड़ी पाल के साथ हवा के विरुद्ध कैरोलिन को कभी नहीं ले जा सकती थी। उस ईश्वर के हाथों में जो थीस्ल के बीजों को हवा में उड़ाता है, वह निडर है और चप्पू थामे हुए है। वह केवल एक ही उद्देश्य से नाव चला रही है, छोटी नाव को गिरने से बचाना। समुद्र में उड़ गए। प्रशांत महासागर में सदियों से जीवन के बीज इसी तरह एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक फैलते रहे हैं, जो संयोग और हवा की दया से भूमि से उड़कर खोई हुई डोंगियों में भरकर आते हैं।